नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपकी एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप और नेवी के लिए, जिसमें आपकी इंग्लिश आती है। और इंग्लिश में प्रत्येक एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंस तो रहता है, किसी में 20 नंबर की, किसी में ज़्यादा या कम है, वो आपको ऋषि सर बताएंगे। तो मेरे साथ में है ऋषि सर, और ऋषि सर को पढ़ाने का काफ़ी अनुभव है, जिन्होंने एयरफोर्स और नेवी में पढ़ाया है काफ़ी, और ये सीजीएल क्वालिफाई भी हैं। इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज है सर को, और इन्होंने काफ़ी समय से पढ़ाया है। अब ये आपको ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए आपको 30 दिन के अंदर 30 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जो आपका 18 अक्टूबर से जो आपका एग्जाम है उसके लिए। इससे आगे जो आपका सिलेबस से इंट्रोड्यूस आपको खुद ऋषि सर करवाएंगे। तो ऋषि सर बताएं इनको और अपनी क्लास शुरू करें। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, नमस्ते आप सभी को। मेरी तरफ से मेरा नाम है ऋषि कुमार एंड आई रियली मोस्ट वेलकम यू टू ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन। जैसा आप सभी जानते हैं कि 18 अक्टूबर से आपके एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के एग्जामिनेशन स्टार्ट है। एयरफोर्स एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो मायने रखती है वो है आपकी इंग्लिश, क्योंकि एयरफोर्स के और नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन के अंदर इंग्लिश अपना एक पर्टिकुलर वेटेज लेके आता है। तो जैसा आप जानते हैं कि एयरफोर्स के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 मिनट आपको उसके लिए दी जाती है। एयरफोर्स में सेक्शनल कट ऑफ भी लगती है इंग्लिश की, जो कि बेसिकली 10 और 11-12 के बीच में ही रहती है। लेकिन अगर आप सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो ये इंश्योर नहीं करता कि आप एग्जामिनेशन के अंदर फाइनल मेरिट तक पहुंच जाएंगे। आपको इंग्लिश के अंदर एक बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। वो अच्छा स्कोर आपका माना जाता है कि वो 17 से लेकर 19 के बीच में आपका एक अच्छा स्कोर होगा इंग्लिश के अंदर। और इसी स्कोर को बूस्टअप करने के लिए हम इस चैनल के ऊपर लेके आए हैं 30 डे 30 प्रैक्टिस सीरीज फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशन। ये सीरीज ना केवल एयरफोर्स के लिए बल्कि नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज ऑलमोस्ट इन तीनों एग्जामिनेशन के अंदर सेम है और इनके अंदर पूछे जाने वाला कंटेंट, इनके अंदर पूछे जाने वाला सिलेबस बिल्कुल सेम है। ये प्रैक्टिस सेशन आपकी तैयारी को इंश्योर करेंगे, क्योंकि आपने सिलेबस तो कंप्लीट किया है, लेकिन आपने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उन सारी चीजों को एक जगह एक्यूमुलेट करके उन सब चीजों के ऊपर परफॉर्म करना, ये अलग बात होती है। तो इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है, ताकि आपके सारे कंसेप्ट एक जगह एक्यूमुलेट रहें, एक जगह आप उन सारी चीजों को रिकॉल कर पाओ। इसीलिए 30 प्रैक्टिस सेट्स सारे, जिसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन इसके अंदर प्रैक्टिस सेशन के अंदर है, वे सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पहले आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड है जिनकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आज हम पहले प्रैक्टिस सेशन से स्टार्ट करेंगे। ना केवल प्रैक्टिस सेशन करेंगे, आपके एग्जाम तक हम एक पर्टिकुलर वीडियो इंडिविजुअल टॉपिक्स के लिए भी लेके आएंगे, जैसे एंटोनिम्स के लिए, सिनोनिम्स के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, या फिर फिक्स प्रीपोजिशन, जो कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड फॉर्मेशन, नाउन से वर्ब बनाना, वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब की फॉर्म, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज भी हम इस चैनल के ऊपर स्टार्ट कर देंगे। आपके अपकमिंग 30 डेज के अंदर आपको इस चैनल के ऊपर आपके एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के एग्जामिनेशंस के लिए आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के टू द पॉइंट होगा। तो आज सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है हमारा, जिस प्रैक्टिस सेट के अंदर 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हम इस प्रैक्टिस सेशन को डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। ना केवल हम सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे उन क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी जानेंगे। क्वेश्चन सोल्व करना एक अलग बात है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना, कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपके कमजोर हैं तो उनको कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करना, इस प्रैक्टिस सेशन का प्राइमरी मोटिव, इंटेंशन होना चाहिए। तो इसी इंटेंशन के साथ हम सबसे पहला प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। तो इसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं। यहाँ हम इसको सोल्व करने के लिए मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स का टाइम लेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स भी बताने होंगे। मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने प्रीव्यू करूंगा, क्वेश्चन के बाद आपको इसका आंसर देना है। आप पॉज कीजिए वीडियो को, उसके बाद में इसका आंसर दीजिए, देन आप उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखिए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर आप उसका डिस्क्रिप्शन देखिए, आप उसको समझिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मिस स्पेल्ट का। हालांकि आपके एग्जामिनेशन में मिस स्पेल्ट ना पूछकर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ट, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है मिस स्पेल्ट। मैंने ऐसा क्यों लिखा? करेक्ट स्पेल के अंदर वहां पे 3 जो स्पेलिंग्स होती है वो गलत होती है, एक स्पेलिंग सही होती है। लेकिन अभी हम शुरू कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3 स्पेलिंग्स को रखेंगे सही और एक स्पेलिंग होगी गलत।
और वो एक वाली भी गलत हो उसे सीखेंगे, सही कर लेंगे तो आपकी 4 स्पेलिंग यहां से बन जाएंगी। जब आपके एग्जामिनेशन आएगा 30 प्रैक्टिस सेट इंटू 4 120 स्पेलिंग्स जो आप यहां से कर लेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, आप पॉज कीजिएगा वीडियो को क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आप देखिए, इस क्वेश्चन में बताया गया कि आपको एक मिस स्पेलिंग ढूंढना है। इन 4 में से आपको कोई एक ऐसी स्पेलिंग ढूंढनी है जो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। 3 स्पेलिंग्स करेक्ट है, एक स्पेलिंग इनकरेक्ट है। तो प्लेगरिस्ट, प्लेगरिस्ट का मतलब होता है साहित्य की चोरी करने वाला। प्लेगरिस्ट का मतलब होता है साहित्य की चोरी करने वाला। ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी गई है, साहित्य की चोरी। प्लेगरिस्ट का मतलब होता है साहित्य की चोरी और प्लेगरिस्ट की स्पेलिंग सही है। इसके अलावा इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है कोई काम जो बिल्कुल सरल है, जो डुएबल है, जो इजी है, इजी टास्क को इंजीनियस बोला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब होता है निवास स्थान। जैसे हम कहीं रहते हैं, हमारा घर है या फिर हमारा ऑफिस है, वो हमारे लिए हमारा अकोमोडेशन है, निवास स्थान है जहां पे हम रहते हैं। लास्ट और लीस्ट ये है डिमिनिटिव। डिमिनिटिव का मतलब होता है छोटा, और डिमिनिटिव की स्पेलिंग में ई नहीं आता, डिमिनिटिव गलत है। यहाँ पे डिमिनिटिव की स्पेलिंग में आई आता है, ना कि ई। डिमिनिटिव की स्पेलिंग होती है DIMINUTIVE। डिमिनिटिव, डिमिनिटिव का मतलब होता है छोटा, विच इज लिटिल। ये आपके एयरफोर्स एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो ये आपकी स्पेलिंग थी, सबसे पहला क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सिनोनिम से रिलेटेड। आपको यहाँ पे सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब है वो वर्ड जिसका पर्टिकुलरली सेम मीनिंग इनमें से किसी एक का हो। जैसे यहाँ पे लिखा है टिमिड, बताइए टिमिड का मतलब क्या होगा। टिमिड, टिमिड का मतलब होता है जो व्यक्ति कावर्ड हो। कावर्ड, कावर्ड का मतलब होता है जो व्यक्ति डरपोक हो, उसे आप डरपोक बोल सकते हैं। आप उसको शाय बोल सकते हैं, जो व्यक्ति शाय हो, कावर्डाइज बोल सकते हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट वो व्यक्ति होता है जो कि बहुत कम बोलता है, या फिर आप उसको टैसिटर्न भी बोल सकते हैं, टैसिटर्न। ऐसे व्यक्ति जो कम बोलते हैं। टिमिड जो डरपोक होते हैं, मतलब ये इसका एक पर्टिकुलर सिनोनिम है। इसके अलावा आप मुझे बताइए इनमें से इनका कौन सा सिनोनिम होगा। टिमिड का मतलब होता है कोई व्यक्ति डरपोक हो, शाय हो, या फिर डिफिडेंट हो। डिफिडेंट, डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब भी होता है कोई व्यक्ति संकोची हो, किसी काम में कोई करने में वो संकोच करता हो। तो इंटरप्रेट के बाद में बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है साहसी होना, जो कि इसका एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट, बोल्ड और इंटरप्रेट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इसका मतलब भी होता है साहसी, इन दोनों का मतलब है साहसी। मैमोथ, मैमोथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, विच इज जाइंट, कि विशालकाय रूप, जो अपने आप में बहुत बड़ा हो, जाइंट हो। इसके अलावा एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव का मतलब होता है जो व्यक्ति डरपोक हो, जो लिली हार्टेड हो। लिली हार्टेड का मतलब होता है जिस व्यक्ति के अंदर डर हो, जो कि ब्रेव ना हो, नॉट ब्रेव व्यक्ति। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। डिफिडेंट का मतलब भी होता है, कावर्ड का मतलब भी होता है डरपोक व्यक्ति। रेटिसेंट और टैसिटर्न मोस्ट एक्सपेक्टेड सिनोनिम नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्योंकि रेटिसेंट और टैसिटर्न का मतलब भी वही होता है जो व्यक्ति कम बोलता हो, या फिर जो व्यक्ति किसी चीज को करने में संकोच करता हो। टिमिड का मतलब भी कोई व्यक्ति किसी चीज को करने में संकोच करता हो, या फिर वो व्यक्ति कावर्ड हो। और बोल्ड और इंटरप्रेट एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मैमथ का मतलब होता है कोई चीज विशालकाय रूप में हो, जाइंट हो अपने आप पे, और एप्रीहेंसिव का मतलब होता है टिमिड। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपको बताना है एंटोनियम। एंटोनियम मींस इसका अपोजिट इन मीनिंग। आपको एंटोनियम बताना है डीरेथ का। डीरेथ, डीरेथ का मतलब होता है कमी होना, किसी चीज की कमी। आप बोलते हैं स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब भी होता है किसी चीज की कमी होना। इसमें से इनका अप्रोप्रिएट एंटोनिम क्या होगा। देखिए डेरेथ, डेरेथ का सिनोनिम तो है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब किसी चीज की कमी होना। लैक, लैक, लैक आपने पढ़ा होगा, लैक, लैकनेस का मतलब भी होता है किसी चीज की कमी होना। स्कारनेस, स्कारनेस का मतलब भी वही होता है किसी चीज की कमी होना। लेकिन नेक्स्ट वर्ड आता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब होता है किसी चीज का अत्यधिक मात्रा में होना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं अगर आपको विजिबल नहीं है तो। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब होता है किसी चीज का अत्यधिक मात्रा में होना। प्लेंटीफुल के कुछ और इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि सरफिट।
सरफिट्स या फिर अम्पटीन। प्लेंटीफुल का मतलब ये होता है किसी चीज का प्रचुर मात्रा में होना, सरफिट का मतलब ये होता है किसी चीज का प्रचुर मात्रा में होना, और एम्पटीन का मतलब ये है ए थिंग विच इज लार्ज इन नंबर, जो अपनी संख्या में ज्यादा है, बढ़ोतरी में है, प्लेंटीफुल है, प्रचुर मात्रा में है। नेक्स्ट है चलते स्कार्सिटी और लैकनेस, और इनका तीनों का मतलब एक ही है, डेरेथ। ये इसके सिनोनियम है, इसका एंटोनियम है जो उसका उल्टा वर्ड है प्लेंटीफुल, इसका मतलब होता है कमी होना, प्लेंटीफुल का मतलब है किसी चीज का ज्यादा होना। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम है प्लेंटीफुल के, आपको राइट डाउन कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपके सामने है, इसमें से आपको बताना है कि इस पार्ट को आप किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इस पार्ट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इसमें से ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से कौन सा पार्ट है जो इस पार्ट को चेंज करेगा, इसको इसकी तरह वो एक करेक्ट मीनिंग देगा। देखिए यहां पे लिखा था चिल्ड्रन ओपन्स द डोर साइलेंटली यस्टरडे। आपने देखा होगा कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यस्टरडे, यस्टरडे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, आप सभी जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब अगर आपने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, अगर मैं लिखता हूं सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर कुछ ऐसी एडवर्ब ऑफ टाइम होती है जो स्पेशली पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस को डिनोट करती है। जैसे कि कौन सी ऐसी एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो कि सिंपल पास्ट को डिनोट करती है, जैसे कि अगो, अगो के अलावा यस्टरडे, या फिर लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, या फिर हो सकता है वो इन जुलाई, इन फरवरी। ये डिपेंड करता है, मान लीजिए अभी सितंबर चल रहा है और मैं आपसे बोलूं इन जुलाई, इन फरवरी, तो वो तो पास्ट की बात हुई, लेकिन अगर आपसे बोलता हूं इन दिसंबर, तो वो तो फ्यूचर की बात हुई ना। ये कॉमन सेंस की है कि क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है, हालांकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक पर्टिकुलर मीनिंग के साथ ही पूछे जाते हैं, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग चीज आपसे नहीं पूछी जाती। आपको याद रखना है ईगो, अगो, यस्टरडे और लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, ये सारी जो एडवर्ब्स हैं, ये एडवर्ब्स एक्चुअल में डिनोट करती हैं सिंपल पास्ट के टेंस को, सिंपल पास्ट के टाइम को डिनोट करती हैं ये सारी एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इनके वो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे ओपन ना होके इसका राइट आंसर होगा ओपन द डोर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यस्टरडे क्या है, ये सिंपल पास्ट की एक एडवर्ब ऑफ टाइम की फ्रेज है। अगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, ये सारी यूज होती हैं सिंपल पास्ट के अंदर। अगर आपको यस्टरडे दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे पास्ट टेंस की जरूरत है, पास्ट टेंस ओपन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस, आपको यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है, मतलब सेंटेंस को आपको ठीक करना है। इसके अंदर अगर कोई एरर है तो मैं आपको बताता हूं कि एडजेक्टिव जब हम पढ़ते हैं, हालांकि उसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, उसको एडजेक्टिव बोला जाता है ना कि एडजेक्टिव। तो प्रोनाउंसिएशन जो राइट प्रोनाउंसिएशन वो है एडजेक्टिव। तो जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री, एक पढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री और एक पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हम पढ़ते हैं। जब हमें दो लोगों के बीच में किसी चीज की तुलना करनी होती है, जब हम किन्हीं दो लोगों के बीच में किसी एक को सुपीरियर और किसी एक को लेस दिखा रहे होते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम दिखा रहे हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। वो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम यूज करते हैं लेस या फिर मोर का, लेस या फिर मोर का, क्योंकि यहां पे जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो दो लोगों के बीच में किया जा रहा है, ना कि किसी क्लास के बीच में किया जा रहा है। अगर वही बात सुपरलेटिव डिग्री पे चलती है तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होगा कि वो कंपैरिजन किया जा रहा है सभी के साथ, ना कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है। कंपैरेटिव डिग्री का अर्थ है कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, कोई ज्यादा होगा या फिर कोई कम होगा। लेकिन सुपरलेटिव का मतलब है कि कोई व्यक्ति सभी से, पूरी क्लास से, पूरी कम्युनिटी से ऊपर है। द हाईएस्ट पीक मतलब द हाईएस्ट, द और हाईएस्ट यहां पे यूज हुआ है EST, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए, मींस वो सबसे ऊंची चोटी है, उससे ऊपर कोई और चोटी नहीं है, हाईएस्ट पीक। उसी तरह कंपैरेटिव डिग्री के अंदर है लेस या मोर का यूज होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, सी इज एजुकेटेड देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे वो लेस भी हो सकता है, लेस एजुकेटेड या फिर मोर एजुकेटेड, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है उसके बीच में
और उसकी सिस्टर के बीच में, उसके और उसके सिस्टर के बीच में कंपैरिजन है, तो यहाँ पे लेस या फिर मोर होगा, तो राइट आंसर विल बी मोर एजुकेटेड। आई होप आपको समझ में आएगा कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। कंपैरेटिव डिग्री बेसिकली दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, उसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, वहां पे हम मोर और लेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेज। ओके, आपको यहाँ पे कंजंक्शन के बारे में बताना है। आप सभी जानते हैं कि कंजंक्शन के अंदर कुछ पर्टिकुलर पेयर्स होते हैं। क्वेश्चन बोलता है सी वाज राइट और रॉन्ग, नॉर रॉन्ग, नॉर। आप सभी जानते हैं कि आइदर के साथ और का पेयर बनता है, ये कंजंक्शन है आपके, आइदर के साथ और का कंजंक्शन है, पेयर बनता है। नाइदर के साथ नॉर का पेयर बनता है, यहाँ पे नॉट ओनली लिख देता हूं, तो उसके साथ बनता है बट ऑल्सो का, बट ऑल्सो का पेयर बनता है। वेदर और इफ दोनों एक तरीके से यूज हो सकते हैं, किसी सेंटेंस में वेदर को यूज किया जा सकता है, किसी में इफ को यूज किया जा सकता है। तो देख सकते हैं नाइदर के साथ नॉर का पेयर बनता है, तो यहाँ पे राइट विल बी नाइदर, यहाँ पे नाइदर होगा। आइदर के साथ और का पेयर बनता है जो कि पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज होता है, नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है विच इज इन नेगेटिव इन मीनिंग, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। राइट आंसर विल बी नाइदर नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, ओके आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन को फिल करना है। आपके एग्जामिनेशन के अंदर फिक्स प्रीपोजिशन पूछी जाती है। अब आपसे पूछा नहीं जाएगा इन दी चेयर, ऑन दी चेयर और एट द प्लेस, इन द प्लेस, आपसे अभी नहीं पूछा जाता। अब आपसे पूछा जाता है कुछ फिक्स्ड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कुछ ग्रामरियंस के द्वारा अडॉप्टेड है, इनके पीछे का कोई लॉजिक नहीं होता, ये सारी चीजें स्टैटिक पार्ट बोला जाता है इंग्लिश का इनको। तो प्रीपोजिशन फिक्स्ड होती हैं कुछ, और उनको फिक्स तरीके से ही पढ़ना होता है, तो हम भी फिक्स तरीके से ही पढ़ेंगे। मान लीजिए मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए ये है वो फील्ड जिसके बारे में बात करते हैं। ही रन, यहाँ पे ऑब्वियसली राइट आंसर अक्रॉस होगा ना कि ओवर। रन अक्रॉस का मतलब है टू कैच द बॉल, उसने यहाँ पे अगर वो है तो उसने उस बॉल को कैच करने के लिए इस फील्ड को अक्रॉस किया, इस खेत को पार किया। लेकिन मैं अगर कहता हूं ओवर, ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर से, ये अगर किसी चीज के ऊपर से जा रहा है इसका मतलब है ये किसी चीज से ओवर कर रहा है। थ्रू होता है, मान लीजिए ये कोई टनल है, इसके अंदर से अगर ये जा रहा है तो इसका मतलब ये इसको थ्रू कर रहा है। इसके अलावा है बिसाइड, बिसाइड, बिसाइड के दो मीनिंग होते हैं, मैं आपको बिसाइड के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। बिसाइड एक इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी जाती है, ना कि एसएससी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी गई बिसाइड। अब दो चीजें होती हैं, सबसे पहला होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है सिर्फ एस का, यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस है। बिसाइड का मतलब होता है टू नेक्स्ट टू समवन, मतलब नेक्स्ट टू समवन, मतलब आप किसी के पास है, मतलब ये एक चीज है तो ये उसके पास दूसरी चीज है, ये उसके नेक्स्ट टू समवन है। और बिसाइड्स का मतलब होता है किसी के अतिरिक्त, उसके अलावा, मेरे पास ये चीज है, इसके अलावा मेरे पास ये चीज है। अगर कोई बैठा है, मान लीजिए आप मूवी देखने जाते हैं तो कोई आपके बिसाइड बैठा होता है, ना कि आपके बिसाइड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। बिसाइड का मतलब होता है टू नियरेस्ट टू समवन, और बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज के अतिरिक्त। ठीक है, तो रन के साथ अक्रॉस यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका फिक्स प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है करेक्ट प्रीपोजिशन। ओके, यहाँ पे भी हमें प्रीपोजिशन बतानी है। He will reach the okay, we will reach the station between 2 AM और 3 AM। ठीक है, यहाँ पे बिटवीन आप जैसे देख पा रहे हैं, बिटवीन एक कंजंक्शन है, और बिटवीन के साथ हमेशा पेयर बनता है एंड का, बिटवीन के साथ हमेशा पेयर बनता है एंड का। जैसे मैंने आपको बताया था आइदर के साथ और का, नाइदर के साथ नोर का, नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो का। उसी तरह आप देखेंगे हार्डली या फिर स्कार्सली, इनके साथ यूज किया जाता है वहन का या फिर बिफोर का, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। वहन बिफोर का यूज किया जाता है। नो सोनर आपने पढ़ा होगा, नो सोनर, नो सोनर के साथ फिक्स्ड कंजंक्शन यूज होता है देन, THEN वाला देन होता है, ना कि THEN वाला। THEN वाला कंजंक्शन का पेयर यूज नहीं होता, THEN वाला कंजंक्शन का पेयर यूज होता है। बिटवीन के साथ फिक्स्ड है कि आप एंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, यहाँ पे आपको इस ईडियम का पर्टिकुलर मीनिंग बताना है।
ये ईडियम ना जाने कितनी बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, एसएससी में भी, एयरफोर्स में भी, नेवी कोस्ट गार्ड में भी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है ये। इस ईडियम को पढ़ते हैं। ये ईडियम बोलती है ए ब्लेसिंग इज डिस्गाइज, इज ब्लेसिंग इज डिस्गाइज। ब्लेसिंग इज डिस्गाइज का मतलब होता है कि कोई चीज जो स्टार्टिंग में आपके लिए अनप्लीजेंट हो, जो स्टार्टिंग में आपको तकलीफ दे सकती है, लेकिन एट द एंड वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, समवन हु केयर्स डिस्गाइज, अ पर्सन हु ट्रस्ट अदर क्वाइटली, समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। जो अच्छा है लेकिन हम उसको शुरुआत में पहचान नहीं पा रहे हो, जो चीज हमारे लिए अभी हमको लग रहा है कि वो बुरी है लेकिन एट द एंड वो हमारे लिए अच्छी ही साबित होगी, उसे बोलते हैं ब्लेसिंग इज डिस्गाइज। काफी इंपॉर्टेंट ईडियम है, आपको याद रखनी चाहिए। जो आपको चीजें नहीं आती काइंडली आप उनको नोट डाउन कीजिए ताकि आप उनको रिवाइज कर पाए। ओके, नेक्स्ट आपको ग्रामेटिकली एरर बताना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकली एरर क्या है? आप सभी ने एक बात पढ़ी होगी कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। हालांकि ये बात हम सबने पढ़ी होती है कि प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं या ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो ये कंफर्म है कि प्रीपोजिशन के बाद हम ये नाउन या प्रोनाउन को यूज करेंगे, मींस हम किसी ऑब्जेक्टिव को यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। लेकिन आप सभी को एक बात पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, विजिबल है अंडर। अंडर अपने आप में एक पोजीशन है, प्रीपोजिशन है, और उसका ऑब्जेक्ट है द ट्रीज। अंडर एक प्रपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है द ट्रीज। तो अभी मैंने पढ़ाया, आपको सिखाया इस बारे में कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे आगे लिखा है एन एसेंट्रिक स्ट्रेंजर, एक सनकी व्यक्ति। एसेंट्रिक का मतलब होता है कोई सनकी, स्ट्रेंजर का मतलब होता है जिसे आप अज्ञात व्यक्ति बोल सकते हो। एन एसेंट्रिक स्ट्रेंजर मतलब ये सिंगुलर है अपने आप में, और इसके अकॉर्डिंग ही ये ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। तो यहाँ पे वर्ब ना होके वो उसका यूज किया जाएगा। तो वर स्लीपिंग गलत होगा, यहाँ पे इसकी जगह यूज होगा वॉज स्लीपिंग, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी भी किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होता है। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। इस चीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन आपका है ही स्टॉप पॉपिंग व्हेन द एग्जामिनेशन वार्न हिम। ओके, यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कौन सा पार्ट है जो कि एरर है। एक ये दूसरा है आपका, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसमें से आपको बताना है विच वन इज रॉन्ग। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि स्टॉप ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देख रहे हैं कि आप जो सेंटेंस है, सेंटेंस का कॉन्ट्रास्ट पास्ट का है, तो आगे आने वाली वर्ब भी पास्ट की होगी। तो यहाँ पे वार्न ना होके वार्न होगा। ओके, सो ये यहाँ पे गलत है, इसकी जगह आप ईडी लिख लीजिए। ये दिस विल बी द राइट, बिकॉज पास्ट का कॉन्ट्रास्ट है इस सेंटेंस के अंदर, तो आगे आने वाली वर्ब भी यूज होगी अकॉर्डिंग टू पास्ट, ना कि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट। नेक्स्ट है माय फादर टीचेस स्टूडेंट। आपके एग्जामिनेशन में एक एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन, एक पैसिव वॉइस नहीं, एक्टिव वॉइस का और एक नरेशन का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। दोनों से एक एक क्वेश्चन आएंगे, फॉर श्योर पूछे जाएंगे। तो ये वाला जो पैसिव फॉर्म हमें इस सेंटेंस की पैसिव फॉर्म बनानी है। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस की पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसका ऑफिशियल स्ट्रक्चर होता है। पैसिव फॉर्म के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और बी की जो भी फॉर्म होती है जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो वो स्ट्रक्चर आपका पैसिव स्ट्रक्चर कहलाता है। तो जैसा आप सभी जानते हैं माय फादर टीचेस इंग्लिश, तो इसका ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह आ जाएगा। तो द स्टूडेंट तो है ही है। द स्टूडेंट के बाद में बी की थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी आर टॉट बाय माय फादर। तो दिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है, बी की फॉर्म के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है,
इसके अलावा पैसिव वॉइस के अंदर क्या चेंज होता है कि आपका टेंस है वो नीचे वाले टेंस में आ जाएगा, जैसे इंडेफिनिट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस चला जाएगा बीइंग के साथ। ये आपका ऑफिशियल स्ट्रक्चर होता है किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का। नेक्स्ट है नरेशन। आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाना है। तो क्वेश्चन है कि दे क्राइड ब्रावो वेल डन। आप सभी ने यहाँ पे इस वर्ड को नोटिस किया होगा, ब्रावो। आप सभी ने जब सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, जब आप सबने सेंटेंस के बारे में पढ़ा तो आपने एक सेंटेंस की कैटेगरी पढ़ी होगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम किसी भी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग डिजायर रिप्रेजेंट करते हैं। जॉय, डिलाइट, प्लेजर, हैप्पीनेस के बारे में हम जो कोई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग डिजायर एक्सप्रेस करते हैं उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोला जाता है। ब्रावो एक ऐसा वर्ड है जो कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज के लिए चेयरफुल है, किसी चीज के लिए जॉयफुल है। ब्रावो के अलावा एक वर्ड होता है हुर्रे, इसकी जगह यूज किया जाता है। या फिर आप बोल सकते हैं ओ माई गॉड। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर एक्सक्लेम द थिंग्स। तो यहाँ पे इसका जो राइट वॉइस चेंज, जो नरेशन है वो चेंज होगा। ब्रावो है तो मतलब किसी चीज के बारे में एक्सक्लेम कर रहे हैं। शाउटेड का मतलब होता है किसी चीज को डांटना, जो कि इसका बिल्कुल मीनिंग अपोजिट है। क्राइड होता है रोना, यहाँ भी क्राइड है जो कि बिल्कुल गलत होगा। क्राइड जॉय के साथ, खुशी के साथ कोई रोता नहीं है। क्राइड लाउडली, क्राइड यहाँ पे यूज होगा नहीं। एक्सक्लेम होगा विद वंडर दैट दे हैड डन। वेल डन यहाँ पे लिखा गया है, आप सभी जानते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मींस पास्ट, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है आपका, सिंपल पास्ट टेंस चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस से इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में जब जाती है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाती है तो वो यूज होती है हेड में। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट में। तो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका पैराएग्जाम्पल PQRS। PQRS सोल्व करने के तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्शंस के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इनिशियली बहुत बार रिपीट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो ए, इस सेंटेंस में भी, इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में भी। इन दो ऑप्शन के अंदर ए सबसे पहले रिपीट हुआ है तो हम पहले चेक करेंगे, वो ए से ही चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ मीन्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक तरीका है। कैसा तरीका है? दिस इज पॉसिबल, क्या है इसके बाद में ये वाला हो सकता है, नहीं हो सकता। बाय विच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ए मीन, ये तरीका है बाय विच, इसके द्वारा यू आर एबल टू कम्युनिकेट विदाउट स्पीकिंग। तो ए के बाद सी अप्रोप्रिएट जा रहा है तो ए के बाद में ये वाला ऑप्शन इसका होगा। आपको चेक सभी के साथ करना है, लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो ऑप्शन के अंदर गिवन है उसके अंदर मोस्ट रिपीटेड वाला जो सबसे पहला अल्फाबेट यही है। ए यहाँ पे भी रिपीट है, यहाँ पे भी रिपीट है, तो आप सबसे पहले ए से चेक कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे इसका मतलब निकला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ए मीन, एक तरीका है बाय विच, इसके द्वारा। तो ये इसका साथ पेयर बना रहा है, तो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर की वोकैबुलरी पूछी जाती है। उसके अंदर आपसे एक एंटोनियम पूछा जाएगा, एक सिनोनियम, एक वन वर्ड पूछा जाएगा, एक इडियम पूछी जाएगी, एक मिसस्पेल भी पूछी जाएगी और एक वर्ड फॉर्मेशन भी पूछी जाएगी। तो अब जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए पर्सन हु लीव्स हिज और हर कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री परमानेंटली। कोई व्यक्ति अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री के अंदर परमानेंट सेटल होने के लिए जा रहा है, तो इसका मतलब होता है वो व्यक्ति एमिग्रेंट है। एमिग्रेंट और एक आपके सामने लिखा है इमिग्रेंट। इन दोनों में डिफरेंस है। एमिग्रेंट और इमिग्रेंट के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है? एमिग्रेंट होता है जो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए जाता है, किसी दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए जाता है। और इमिग्रेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में सेटल होने के लिए आ रहा है। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है ई फॉर एग्जिट, मतलब कोई हमारी कंट्री से जा रहा है किसी दूसरी कंट्री में परमानेंटली सेटल होने के लिए। और इमिग्रेंट का मतलब है इन, कोई व्यक्ति हमारी कंट्री में आ रहा है टू सेटल देयर। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा इमिग्रेंट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और वर्ड्स लिखे गए हैं जिनका भी अपना एक मतलब है। वेगाबोंड,
वेगाबोंड, वेगाबोंड का मतलब होता है वो व्यक्ति जो आवारा होता है, स्टेरी होता है, घूमता रहता है, आवारा व्यक्ति को वेगाबोंड बोला जाता है। मर्सेनरी होता है भाड़े का, किराए का, जो व्यक्ति जस्ट डूइंग द वर्क्स फॉर द शेक ऑफ मनी, पैसे के लिए कोई व्यक्ति काम करता है उसे मर्सेनरी बोला जाता है। कोई इसे भाड़े का बोल देता है, कोई किराए का बोल देता है, या फिर कोई जो पैसे के लिए जस्ट द शेक ऑफ मनी कोई व्यक्ति काम करता है उसे मर्सेनरी बोला जाता है। इमिग्रेंट आपने पढ़ लिया, जो दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए जाता है। इमिग्रेंट जो हमारी कंट्री में सेटल होने के लिए आ रहा है। नेक्स्ट है आपका पैसेज। आपके एग्जामिनेशन के अंदर 5 नंबर का पैसेज पूछा जाता है, जिसमें आपके पैसेज के 5 क्वेश्चन होते हैं। तो पैसेज है और इसके कुछ क्वेश्चन है। पहले हम इसको करने का तरीका देखते हैं कि आप पैसेज को कैसे करोगे। पैसेज को करने के 2 तरीके हैं। आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप पैसेज के लिए मैक्सिमम या मिनिमम 7 से 8 मिनट आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे राइट अप्रोच रहती है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ें, ऑप्शंस के क्वेश्चन को पढ़ें और उनके ऑप्शंस को पढ़ें। जैसे इसके अंदर पैसेज के अंदर हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर हमें आना होता है पैसेज के ऊपर। एक तो ये तरीका होता है, एक तरीका होता है पहले हम पैसेज को पढ़ें, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे जाएं, फिर वापस पैसेज पे आए, उसको पढ़ के उसके अंदर से उस चीज को आंसर को फाइंड आउट करें, देन फिर हम क्वेश्चन पे जाके उसको मार्क करें। इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले अपने ऑप्शंस को पढ़ें, इन क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके बाद में यहाँ पे आके इनको सोल्व करने की कोशिश करें। आप वेरी फर्स्ट ग्लैंस के अंदर आइडेंटिफाई कर लेंगे जो पीछे आपने पढ़ा है ये वही चीज है, इसमें से आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं। In 7076 BC, before Christ, the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus. 776 बिफोर क्रिस्ट के अंदर पहले ओलंपिक हुए थे माउंट ओलंपस। माउंट ओलंपस में ये जो इसके माउंट ओलंपस की सतह के अंदर ये सबसे पहले गेम हुए थे। किस लिए गेम हुए थे? टू ऑनर द ग्रीक चीफ गॉड जीसस। जीसस को ग्रेट करने के लिए, ये ऑनर सम्मानित करने के लिए उनकी याद के अंदर ये गेम्स हुए थे। द ग्रीक एम्फेसाइज्ड, ग्रीक्स हैं वो एम्फेसाइज करते हैं। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालते हैं किसी चीज के ऊपर, किसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं। किस चीज को एम्फेसाइज करते हैं? फिजिकल फिटनेस को और स्ट्रेंथ को। इसके अलावा देयर एजुकेशन ऑफ यूथ, एजुकेशन यूथ की एजुकेशन के ऊपर, फिजिकल फिटनेस के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर। देयरफॉर कंटेस्ट इज इन रनिंग, बॉक्सिंग, जंपिंग, डिस्कस थ्रो एंड जॉवलिंग थ्रो। इसके अंदर ये वाले गेम्स थे। कौन से गेम है? आप देखेंगे कि रनिंग से लेकर डिस्कस थ्रो तक, या फिर हॉर्स एंड कैरेट रेसिंग की इसके अंदर की गई है, वो कुछ इंडिविजुअल सिटीज के अंदर की गई है। द विनर competed every 4 years of Mount Olympus. Winner were greatly honored by the having poems sung about their deads. यहाँ पे उन एथलीट्स को सम्मानित करने के लिए कुछ कविताएं, कुछ पोइम्स गाई जाती हैं, टू ऑनर, टू ग्रेट दैम। इसके अलावा ओरिजिनली दीज वर हेल्ड एज गेम्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड एनी वॉर्स इन प्रोग्रेस वर हाल्टेड। हाल्टेड का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। हाल्ट यहाँ पे लिख लीजिए, हाल्टेड का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। टू अलो द गेम टू टेक प्लेस, ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो गेम्स है, बहुत बार ऐसा होता है कि इन गेम्स को करने के लिए वो किसी वार को भी रोक देते हैं, क्योंकि वो लोग इस चीज से बहुत ज्यादा अटैच है। द ग्रीक अटैच सो मच इंपॉर्टेंस टू दीज गेम, वो इस गेम्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और द 4 year साइकिल्स को ओलंपियाड, जो 4 साल की जो साइकिल होती है, 4 साल का जो पीरियड ऑफ टाइम है, उसको इन्होंने ओलंपियाड नाम दिया है। डेटिंग फ्रॉम 776 BC, 776 बिफोर क्रिस्ट उन्होंने एक 4 साल की ईयर्स को, 4 साल की पीरियड को उन्होंने ओलंपियाड का नाम दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है? पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वर द फर्स्ट ओलंपियाड गेम हेल्ड। ये पहले ओलंपियाड गेम्स कहाँ हुए थे? तो हमने जब पैसेज को पढ़ा था, पैसेज के अंदर हमने सबसे पहले यही देखा था कि फर्स्ट ओलंपियाड जो गेम हुए थे वो माउंट ओलंपस के ऊपर हुए थे। तो ये पहला क्वेश्चन है, वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, वो हुए थे माउंट ओलंपस पे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड। ओलंपिक गेम्स क्यों किए गए थे? क्यों किए गए थे? इसके पीछे था टू ऑनर जीसस। यहाँ पे हमने पढ़ा था टू ऑनर द ग्रीक चीफ गॉड जीसस। जीसस को ऑनर सम्मानित करने के लिए उन्होंने ये ओलंपिक गेम स्टार्ट किए थे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट वाज नॉट हेल्ड। कौन सा कॉन्टेस्ट इसके अंदर नहीं था? हमने यहाँ पे देखा इसके अंदर कौन सा कॉन्टेस्ट था। यहाँ पे रनिंग है, बॉक्सिंग है, जंपिंग है, डिस्कस एंड जेवलिन थ्रो है, हॉर्स चैरिटिंग रेसिंग है, और यही है। लेकिन यहाँ पे डिस्कस थ्रो तो है,
बॉक्सिंग है, रनिंग है, स्केटिंग नहीं है, स्केटिंग विल बी द रॉन्ग। द वैल्यू कंटेंट, ओके, द वैल्यू कनेक्टेड विद ओलंपिक गेम्स वर, यहाँ पे क्या वैल्यू की गई है इन गेम्स के अंदर, इनका मोटिव इंटेंशन क्या है, इनका इंटेंशन और मोटिव है फिजिकल एम्फेसाइज करना, जोर डालना फिजिकल फिटनेस पे और स्ट्रेंथ के ऊपर। तो इसका राइट आंसर 20 के क्वेश्चन का होगा फिजिकल फिटनेस पे, एजुकेशन के ऊपर, यूथ के ऊपर इनका प्राइमरी फोकस था। तो ये 20 क्वेश्चन आपके सामने थे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बेसिकली हाई है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन कल करेंगे 20 क्वेश्चन का। इसके अलावा इंडिविजुअल वीडियोस भी डाली जाएंगी, जैसे आपकी एंटोनियम्स की, सिनोनिम्स की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, आपके एग्जामिनेशन के रिलेवेंट चीजें इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएंगी। आपको इन सभी चीजों को एक अपनी फेवरेट नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही थी, जिन वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं पता था, काइंडली आप उन्हें अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। इनको लिखिएगा, याद कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होंगी। 30 प्रैक्टिस सेशंस आपको चैनल के ऊपर अपलोड करवा दी जाए। थैंक यू वेरी मच।